हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सर अपने वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर 2 साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब, उसमें हमने प्रश्न 16 तक सीख लिया है। आज हम लोग प्रश्न नंबर 17 सीखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 16 उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से आया होगा। उसमें एक ही पॉइंट मेन था, भारे पट्टे का मकान, जो 1-10-14 से 5 वर्ष के लिए था। तो सबसे पहले हम 1-10-14 से 1-4-16 जब हमारा वर्ष शुरू होता है तब तक 1.5 वर्ष बीत गया था, इसलिए हमने 5 में से 1.5 वर्ष यानी 1.5 वर्ष माइनस करने के बाद 3.5 यानी 3.5 वर्ष का घिसाई अपलिखित किया था। तो आज हम लोग 17वां सवाल देखने वाले हैं। तो रोज की तरह एक छोटे से सुविचार के साथ शुरुआत करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, दुनिया में 2 काम हैं, एक सबसे आसान और एक सबसे कठिन। अब आप बताइए, पहले मैं आपको कौन सा काम बताऊं? बहुत सारे लोगों का जवाब आया आसान। तो दुनिया में सबसे आसान काम है सलाह देना, लोगों को फ्री में एडवाइस देना, मुफ्त की सलाह देना। ये दुनिया का सबसे आसान काम है। और सबसे कठिन, इसी सलाह का खुद पालन करना, इसी एडवाइस का खुद फॉलो करना, ये सबसे कठिन काम है। अब इस सुविचार को मैं समझाऊंगा नहीं, उम्मीद करता हूँ आप खुद समझ जाएंगे। और इतना आपको पता ही है कि हमें बड़े से बड़े मंजिल तक पहुँचना है तो हमें कठिन काम करना है। तो इसलिए लोगों को सलाह देने से पहले उसका खुद फॉलो करें और अधिक से अधिक कोशिश करें कि मैं दूसरों को जो अच्छी सलाह दे रहा हूँ, कुछ अच्छी सलाह का अगर मैं खुद फॉलो करूँगा तो मैं खुद आगे बढ़ सकता हूँ। थैंक यू सो मच। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 17। रोज की तरह ही आपके बोर्ड के स्क्रीन पर दिखाई देगा। मन और मोहन 1:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक पेढ़ी के साझेदार है। निम्नलिखित सकल तलपट और समायोजनों को ध्यान में लेकर 31/3/17 के रोज पूरे होने वाले वर्ष का वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। तो मन और मोहन का सकल तलपट दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। पूंजी और आहरण, मन और मोहन, खरीदी बिक्री, विज्ञापन खर्च, जावक माल, गाड़ी भाड़ा, यंत्र, ऑफिस लिखा है, मतलब उसका जो घिसाई होगा वो हम लाभ हानि के उधार में लिखेंगे। ऑफिस यंत्रों की खरीदी भी दी हुई है 1-4-16। ये अच्छी बात है कि 1-4-16 लिखा है, यानी वर्ष के शुरुआत से ही है। तो हम दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद अगर उस पर समायोजन होगा घिसाई गिनने के लिए, तो घिसाई उसमें से घटाकर लाभ हानि खाते के उधार में लिखेंगे। उसके बाद मकान, ऑफिस, वेतन, ग्राहक, व्यापारी, आपको पता ही है, देनदार और लेनदार, माल वापसी, उधार और जमा होता है। जो एक उधार होगा वो बिक्री माल वापसी और जमा होगा वो खरीद माल वापसी। तौलाई कक्षा 11 में आ चुका है। व्यापार खाते के कुछ अपवाद रूप खर्च में आता है तौलाई, तो तौलाई आएगा व्यापार खाते के उधार में। मन की लोन, मन कौन है? साझेदार, तो उसकी लोन है तो याद रखना है आपको 6% ब्याज भी गिनना होगा। कस्टम ड्यूटी, ये भी व्यापार खाते में आएगा, रेलवे नोट की तरह ही होता है ये भी खर्च एक। माल स्टॉक 1-4-16 लिखा है, मतलब प्रारंभिक स्टॉक। व्यापार खर्च लिखा है, व्यापार खर्च नाम है व्यापार खर्च, लेकिन व्यापार खाते में नहीं आता, ये लाभ हानि खाते में आता है। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, नमूने में भी आपको बता चुका हूँ। अदत्त मजदूरी और मजदूरी, मजदूरी व्यापार खाते में, और अदत्त मजदूरी का मतलब होता है चुकाना बाकी मजदूरी, जो कहाँ आएगा? पूंजी दायित्व में। पूर्वदत्त कमीशन यानी अग्रिम प्राप्त कमीशन, क्योंकि जमा में दिया हुआ है, 1 मिनट, पूर्वदत्त कमीशन उधार में दिया हुआ है तो अग्रिम चुकाया कमीशन है वो कहाँ पे आएगा? संपत्ति लेना में। उसके बाद है बैंक खाता और रोकड़ खाता, जिसकी उधार बाकी हो रोकड़ से कहलाएगा, संपत्ति लेना में आएगा। और जिसकी जमा बाकी हो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा और पूंजी दायित्व में आएगा। लोन पर ब्याज, दोस्तों आज का सबसे इंपॉर्टेंट गुप्त समायोजन है ये, लोन का ब्याज। लोन का ब्याज कहाँ आएगा? तो लाभ हानि खाते के उधार में आएगा, बिल्कुल सही। लेकिन अब ये लोन का ब्याज 400 हमने चुकाया, मतलब लोन भी हमने लिया होगा, तो आपने ऊपर नोटिस किया होगा, तो मैंने कहा था लोन एक ही व्यक्ति से हमने लिया है। किसकी लोन है? तो मन की लोन। मन कौन है? साझेदार। और साझेदार के लोन के ब्याज के बारे में ना कहा हो तो कितना परसेंट ब्याज? 6%। उसका लोन आप देख सकते हैं 10,000 दिया हुआ है, 10,000 का 6% करेंगे तो 600 होगा, और 600 में से ऑलरेडी हमने 400 चुका दिया है, तो कितना चुकाना बाकी है? तो 200 चुकाना बाकी है। क्वेश्चन नंबर 14 में भी एक ऐसा पॉइंट आया था, अगर आपको याद हो तो 600 में से 400 चुका दिया है, 200 चुकाना बाकी। उसकी एंट्री कहाँ कहाँ होगी? तो लाभ हानि खाते के उधार में जो लोन का ब्याज दिया है उसमें 200 जोड़ देंगे, और 200 की दूसरी एंट्री पूंजी दायित्व में आप लोन में जोड़ सकते हैं। और अगर आपने लोन बाहर लिख दिया है तो कोई बात नहीं, आप नीचे से लिख सकते हैं। उसके बाद 8% के सरकारी प्रतिभूति में विनियोग, आपको पता ही है विनियोग कोई भी होगा तो कहाँ पे आएगा? संपत्ति लेना में, लेकिन 8% दिया है तो उसका ब्याज मिलना बाकी कहलाएगा। तो ब्याज मिलना बाकी है तो हम विनियोग में जोड़ देंगे, और हमारे लिए आवक है तो लाभ हानि खाते के जमा में। चालू खाता दिया है तो मैंने चालू खाता बनाया है आज।
पूंजी डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, तो पूंजी दायित्व में आज फिर से मैंने लाभ हानि वितरण खाता नहीं बनाया है क्योंकि साझेदारों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी हुई है। अब समायोजन देखते हैं। पहला समायोजन, अंतिम स्टॉक की कीमत 80,000 है जिसकी बाजार कीमत 10% अधिक है। फिर से अधिक कहा गया है तो अधिक को हम ध्यान में नहीं लेंगे, हमें कितना लेना है 80,000, तो अब 80,000 के नीचे अंडरलाइन कर देंगे और पहले समायोजन पर सही का निशान लगा देंगे। आप देख सकते हैं समायोजन में भी मैंने 80,000 के नीचे अंडरलाइन किया और पहले समायोजन पर सही का निशान लगा दिया है क्योंकि वो अंदर नहीं मिलेगा आपको। दूसरा, यंत्र और मकान पर 10% घिसाई गिनना है, तो यंत्र ऑफिस और ऑफिस यंत्रों की खरीदी दोनों को ऐसा कोष्टक करके और दोनों पे नंबर 2 घिसाई की एंट्री आपको मालूम है कि उसमें से घटाएंगे और लाभ हानि के उधार में उसी के नीचे मकान लिखा है, मकान पे भी नंबर 2, उसकी भी सेम एंट्री वहाँ से घटाएंगे और लाभ हानि खाते के उधार में। सबसे महत्वपूर्ण कठिन कह सकते हैं आप तीसरा समायोजन, यह आपने समझ लिया, मतलब ये सवाल खत्म, यह आसानी से आपको आ गया। 10,000 का एक देनदार दिवालिया घोषित हो गया है, उसके रिसीवर के पास से सूचना मिली है कि उसके पास से अंतिम डिविडेंड के रूप में 50% रकम मिलेगी और डूबत इनामत क्या रखना है, 5% रखना है। तो देनदार कितना दिया हुआ है, देनदार दिया हुआ है 10,000 जो दिवालिया हो गया। देनदार पहले से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ग्राहक और व्यापारी, तो ग्राहक पहले से दिया हुआ है 25,000। ऐसा हो तो मैं इसे हल करने की पहले कोशिश करता हूं और वही हल आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये महत्वपूर्ण समायोजन है तो डायरेक्ट मैं आपको हल करके दिखाने की कोशिश करता हूं। तो देनदार आप देख सकते हैं ग्राहक और व्यापारी के रूप में लिखा हुआ है, ऑफिस वेतन के नीचे और माल वापसी के ऊपर कितना दिया हुआ है, तो 25,000। 1 मिनट, उस पर एक और समायोजन है, पहले पूरा समायोजन पढ़ लेते हैं फिर हम हल करेंगे, नहीं तो गलत हो सकता है। चौथा है, बैंक ओवरड्राफ्ट पे 10% ब्याज चुकाना बाकी है। बैंक ओवरड्राफ्ट पर 10% ब्याज चुकाना बाकी है, तो बैंक खाता आपको मिलेगा नीचे से चौथे नंबर पे, उस पर नंबर 4 एंट्री क्या होगी उसकी, तो बैंक पर ब्याज चुकाना बाकी है बैंक ओवरड्राफ्ट पे, तो उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और लाभ हानि खाते के उधार में लिखेंगे। 5वां है, 2,000 का माल बिक्री वापसी बही में लिखना रह गया है। बिक्री वापसी बही में लिखना रह गया है तो हम क्या करेंगे, बिक्री वापसी में जोड़ देंगे और देनदार में से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, क्योंकि बिक्री वापसी अगर बढ़ेगा तो बिक्री कम होगा और बिक्री कम होगा तो देनदार भी कम होगा। तो सबसे पहले 5वें नंबर के समायोजन का टिक कहाँ कहाँ लगाएंगे, तो आप एक बिक्री माल वापसी, जहाँ माल वापसी लिखा है उस पर नंबर 5 और ग्राहक पे भी नंबर 5, ग्राहक पे नंबर 3 भी था और नंबर 5 भी ग्राहक पे, उसमें भी हमें याद रखना होगा कि हमें पहले समायोजन पूरा पढ़ लेना होगा और फिर नंबर 5 करना होगा, नहीं तो गलत हो सकता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको हल भी करके दिखा दे रहा हूँ और बाद में यहाँ पे लिखने का फ़ायदा ये है कि बाद में मुझे दूसरी बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो ग्राहक कितना दिया हुआ है, 25,000, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले माइनस लिखना बाकी बिक्री वापसी, लिखना बाकी बिक्री वापसी, शॉर्ट में लिखा है लिखना बाकी बिक्री वापसी कितना, 2,000। तो अब कितना बचा है, 23,000। पहले ये समझ लीजिए कि बिक्री का लिखना बाकी होता तो प्लस करते, लेकिन बिक्री का ठीक उल्टा होता है बिक्री वापसी, तो इसलिए बिक्री वापसी का लिखना बाकी, इसलिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आप सोच सकते हैं कि बिक्री वापसी अगर बढ़ेगा तो बिक्री कम होगा और बिक्री कम होगा तो देनदार भी कम ही होगा। अब हम तीसरा समायोजन पढ़ते हैं फिर से। 10,000 का एक देनदार दिवालिया घोषित हो चुका है जिसके रिसीवर के पास से सूचना मिली है कि 50% मिलेगा, और इसका मतलब 50% मिलेगा वो मेन बात नहीं है, मेन बात क्या है कि 50% मिलेगा मतलब 50% क्या होगा, डूब जाएगा। तो माइनस डूबत ऋण किसका 50%, तो 10,000 का 50%, मैं यहाँ कोष्टक में लिख दे रहा हूँ। 10,000 का 50% करेंगे तो कितना आएगा, 5,000, घटाएंगे तो कितना होगा, 18,000। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और आप सोच भी रहे होंगे कि इसमें इतना कठिन क्या है, लेकिन अगला वाला जो मुद्दा है वो कठिन है। डूबत ऋण अनामत 5% रखिए, तो माइनस डूबत ऋण अनामत, आपको मालूम है पहले डूबत ऋण घटाते हैं उसके बाद डूबत ऋण अनामत घटाते हैं। रोज क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही ये रकम आता है इसका हम लोग परसेंट कर देते हैं। यही आज खास बात है कि आज 18,000 का 5% नहीं होगा, आज 13,000 का 5% होगा। और क्यों होगा उसे मैं समझाऊंगा अभी। 13,000 का 5% करेंगे तो 650 आएगा, घटाएंगे तो 17,350 आएगा। ऐसा इसलिए होगा कि आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले देनदार है कितना, 25,000। अब बुक पे एक इमेज भी आपको दिखाई देगा जो प्रश्न का है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि 25,000 में से 2,000 पहले लिखना बाकी जो बिक्री वापसी का था वो माइनस करके 23,000 लिखा हुआ है। ऊपर आप देख सकते हैं कैलकुलेशन में दिया हुआ है 23,000। अब 23,000 में से 5,000 क्या हो गया, डूबत ऋण हो गया।
कैसे डूबत ऋण हो गया? 10,000 का एक देनदार दिवालिया घोषित हो गया, जिसके पास से पहले तो कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बाद में रिसीवर ने कहा कि 50% मिलेगा, तो मिलना तो पूरा चाहिए था। 50% मिलेगा मतलब 50% डूब जाएगा। तो 10,000 का 50% डूब जाएगा मतलब कितना डूब जाएगा? 5,000। अब कितना बचा? 18,000। अब वो 18,000 कैसा है जिसमें 5,000 मिलना फिक्स है। अब मैं एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे 23,000 है, 23,000 का दो हिस्सा, एक तरफ 10,000 जिन्होंने हाथ ऊपर कर दिया है, दिवालिया घोषित हो गए हैं, और दूसरी तरफ बाकी के 13,000 जिनके बारे में हमें नहीं मालूम कि पैसा मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। अब इस 10,000 का तो फिक्स हो चुका कि 5,000 मिल जाएगा और 5,000 मिल जाएगा और 5,000 डूब जाएगा। तो भविष्य में जो डूबने वाला है वो किस पे डूबने वाला है? 13,000 पर। तो इसलिए डूबत ऋण अनामत जो हम लोग गिनने वाले हैं वो किस पे गिनने वाले हैं? 13,000 पर गिनने वाले हैं। और उससे भी अगर आपको समझ में ना आए तो एक छोटा सा नोट याद कर लेना, तो आपको इतना सब समझने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने कोशिश की पहले, लेकिन अगर आप नहीं याद कर सकते तो एक छोटा सा नोट जो आपके बुक में नीचे से दिखाई दे रहा है, समायोजन के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है कि जब प्रश्न में देनदार दिवालिया घोषित हुआ हो ऐसा कहा हो, तब कुल देनदारों में से दिवालिया हुए देनदारों को घटाकर शेष देनदारों पर ही डूबत ऋण अनामत गिनना है। अगर किसी प्रश्न में ऐसा कहा है कि देनदार दिवालिया हो गए हैं तो कुल देनदार में से दिवालिया वाले देनदार माइनस कर लेना है। माइनस करने के बाद जो देनदार बचेगा उसी पर डूबत ऋण अनामत गिनना है। तो कुल देनदार कितने थे? 23,000। 23 में से दिवालिया कितने हुए थे? 10। बचे कितने? 13। 13,000 पर ही आपको डूबत ऋण अनामत गिनना है। यह आपको 18 इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें 13,000 ये है और 5,000 जो पक्का वाला मिलने वाला है वो है। 13 और 5 18। लेकिन आप यही सोच कर देखिए कि ये तो पक्का मिलने वाला है, तो डूबने का चांस जो है भविष्य में वो कहाँ से है? 13,000 पे। तो याद रखिएगा कि अगर प्रश्न में देनदार दिवालिया घोषित हुआ है ऐसा कहा हो तो डूबत ऋण अनामत गिनते समय कुल देनदारों में से दिवालिया हुए देनदारों को माइनस करना है और माइनस करने के बाद जो आएगा उस पर डूबत ऋण अनामत गिनना है। तो ये वो टॉपिक ही खाली मेन है, उसको अच्छी तरह से आप बार बार अगर सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी एकदम आसान है जिसे हम अभी हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है पूंजी और आहरण। तो पूंजी खाता आज हमने बनाया नहीं क्योंकि आज चालू खाता दिया हुआ है, तो पूंजी डायरेक्ट कहाँ पे आएगा? तो पूंजी दायित्व में पूंजी, मन को मैंने M1 नाम दिया है और मोहन को M2 नाम दिया है। तो M1 का कितना? तो आप देख सकते हैं जमा वाला 2,80,000 और 2,20,000, 2,80,000 और 2,20,000, दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 5 लाख। उसके बाद आहरण, रोज हम लोग आहरण पूंजी खाते के उधार में लिखते हैं। आज हमारे पास चालू खाता है तो चालू खाते के उधार में लिखेंगे। ऊपर से एक लाइन शेष आगे लाए। अब उधार शेष हो चाहे ना हो, लेकिन आपका याद रखना है आपको कि आपको लिखकर रखना ही है क्योंकि बाद में गलती ना हो जाए। शेष आगे लाए दोनों तरफ लिख कर रख दिया है। आहरण लिख देंगे उधार में। कितना है आहरण? तो पहले वाले का 3,000 और दूसरे वाले का 4,500। अब ये तो आपको पता ही होगा कि उधार वाला आहरण कहलाता है और जमा वाला पूंजी कहलाता है। उसके बाद खरीदी और बिक्री, अच्छी तरह से आपको मालूम है खरीदी व्यापार खाते के उधार में, ऊपर से एक लाइन प्रारंभिक स्टॉक के लिए छोड़ा है, और बिक्री व्यापार खाते के जमा में। ठीक है, तो खरीदी कितना है उधार वाला? 80,000 और जमा वाला बिक्री कितना है? 1,20,000। 80,000 1,20,000। इसके नीचे खरीद वापसी आएगा और इसके नीचे बिक्री वापसी। चलिए, खरीदी और बिक्री की बात क्या है? विज्ञापन खर्च। विज्ञापन खर्च कहाँ पे? तो लाभ हानि खाते के उधार में। विज्ञापन खर्च कोई समायोजन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, हम डायरेक्ट बाहर लिखेंगे 7,000। जावक माल गाड़ी भाड़ा, यहीं पे आवक माल गाड़ी भाड़ा होता है तो व्यापार खाते में जावक माल गाड़ी भाड़ा दिया है तो लाभ हानि खाते के उधार में कितना जावक माल गाड़ी भाड़ा? तो 850। उसके बाद यंत्र ऑफिस का और यंत्रों की खरीदी दोनों ही संपत्ति लेना में। पहले यंत्र 1,50,000 प्लस खरीदी कब से हुई है? तो बहुत अच्छी बात है कि खरीदी 1/4 से हुआ है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि इसकी जगह कोई और तारीख होता तो हमें दोनों का घिसाई अलग अलग गिनकर फिर जोड़कर लिखना पड़ता, और अब दोनों की तारीख शुरुआत की ही है तो हम एक साथ जोड़कर घिसाई गिन सकते हैं। तो यंत्रों की खरीदी कितनी है? 40,000। तो इस तरह से दोनों मिलाकर कितना हो गया? 1,90,000 माइनस घिसाई। कौन सा समायोजन है उस पर? तो उस पर है समायोजन नंबर 2। कितना परसेंट घिसाई गिनना है? 10%।
तो 1,90,000 का आप 10% करोगे तो 19,000, घटाएंगे तो 1,71,000। मकान का भी गिन ही लेते हैं, फिर दोनों का साथ में हम लाभ हानि के उधार में लिख देंगे। मकान उसी के नीचे दिया हुआ है कितना, 2,50,000 इनर कॉलम में, क्योंकि समायोजन है। वही दूसरा समायोजन इस पर भी है, घिसाई 10%, 25,000। 2,50,000 में से 25,000 घटाएंगे तो 2,25,000, और ये दोनों ही घिसाई 19,000 और 25,000 कहाँ पे, तो लाभ हानि खाते के उधार में कितना, तो पहले किसका घिसाई, यंत्र का घिसाई 19,000 और मकान का घिसाई 25,000। उसके बाद ऑफिस वेतन यहीं पे आएगा, लाभ हानि खाते के उधार में सिर्फ वेतन लिखा होता तो भी यहीं पे आता। ऑफिस वेतन कितना लिखा हुआ है, ऑफिस वेतन तो 15,000। उसके बाद ग्राहक व्यापारी मेन समायोजन, ग्राहक कितना 25,000 और व्यापारी कितना 35,000। तो व्यापारी का यानी कि लेनदार कहाँ पे आएगा, पूंजी दायित्व में कितना दिया हुआ है, लेनदार 35,000। लेनदार पर कोई समायोजन नहीं है तो हम बाहर लिखेंगे। अब ग्राहक का एक बार फिर से समझा दूँ, ग्राहक कितना दिया है 25,000, कौन सा समायोजन है, तीसरा और पाँचवा। उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि पाँचवा हमें पहले करना है। कैसे मालूम पड़ेगा, तो एक बार इस सवाल को आपने समझ लिया है तो अगली बार कोई ऐसी समस्या आपके सामने आएगी तो आपको जरूर मालूम पड़ेगा। अगर आपने ध्यान से देखेंगे तो लिखना बाकी बिक्री वापसी है, तो बिक्री वापसी होगा तो क्या होगा, बिक्री वापसी में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब यहाँ पे आएगा तब, अभी नहीं, जब ये आएगा तब उसमें हम प्लस कर देंगे, लिखना बाकी। और जब यहाँ प्लस करेंगे तो बिक्री में से वो क्या होगा, माइनस होगा, और बिक्री कम होगा तो देनदार भी कम होगा, इसलिए इसमें से भी माइनस कर दिया है 23,000। अब तीसरा समायोजन है कि 10,000 के देनदार क्या हो गए, दिवालिया हो गए हैं, जिसमें से 50% मिलेगा और बाकी का 50% नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम खुद ही समझ जाएंगे कि 50% मिलेगा, बाकी का 50% नहीं मिलेगा। तो कितना होगा 5,000, 10,000 का 50% करने पर बचा कितना 18,000। 5% डूबत ऋण अनामत गिनना है तो डूबत ऋण अनामत 13,000 पे गिना जाएगा। ऐसा क्यों होगा, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 18,000 में से 5,000 मिलना तो फिक्स है, 13,000 के बारे में हमें कोई सूचना नहीं है, इसलिए हम 13,000 पे 5% गिनेंगे। और दूसरा मैंने एक नोट बताया हुआ है आपको कि जब भी प्रश्न में देनदार दिवालिया घोषित हुआ हो तो डूबत ऋण अनामत गिनने के लिए आपको क्या करना होगा, कुल देनदारों में से दिवालिया हुए देनदारों को माइनस करना होगा और फिर जो रकम आएगा उस पर डूबत ऋण अनामत गिनेंगे। तो कुल देनदार कितने थे 23,000, 23,000 में से कितना माइनस करेंगे 10,000, जो दिवालिया हुए थे बचे कितने 13,000, उसका हमने 5% किया तो कितना आया 650। अब यहाँ पे डूबत ऋण के 4 कॉलम हम बना देंगे। डूबत ऋण 2 बार, थोड़ा नीचे से लिख रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और डूबत ऋण अनामत 2 बार, 2 बार डूबत ऋण और 2 बार डूबत ऋण अनामत, ऊपर और नीचे वाला तलपट और बीच में दोनों समायोजन और लास्ट वाला माइनस में। तो अभी डूबत ऋण समायोजन कितना है 5,000 और डूबत ऋण अनामत कितना है 650। ठीक है। अब ग्राहक और व्यापारी हो गया। उसके बाद माल वापसी, जो उधार में दिया हुआ है वो बिक्री माल वापसी कहलाएगा। कितना दिया है उधार वाला 16,000 और उस पर बिक्री माल वापसी पर समायोजन था कौन सा, 5वां, कि 2,000 का लेखा करना बाकी है, तो 16 और 2 18,000। 1,20,000 में से 18,000 घटाएंगे तो 1,02,000। और खरीद माल वापसी जमा वाला कहलाएगा। कितना है जमा वाला 14,000, तो 80,000 में से हम 14,000 घटाएंगे तो कितना आएगा 66,000। माल वापसी के बाद है तौलाई। तौलाई भी व्यापार खाते का खर्च होता है। मैंने जो नमूना बताया था उसमें भी मैंने लास्ट में कहा था कि कुछ अपवाद रूप खर्च आएंगे जिसको आपको याद रखना है। तौलाई कितना है 450। मन की लोन एक महत्वपूर्ण गुप्त समायोजन है। मन कौन है, साझेदार। पहला साझेदार है कि दूसरा, तो पहला साझेदार है जिसके लिए M1 लिखा है। M1 की लोन कितना 10,000। हम मन कौन है, साझेदार, और साझेदार के लोन के ब्याज के बारे में ना कहा हो तो कितना % ब्याज 6% ब्याज, तो प्लस चुकाना बाकी ब्याज। अब 6% ब्याज के हिसाब से 600 होता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही ध्यान दिलवा दिया था कि ब्याज पहले से दिया हुआ है, अगर आप देख सकते हैं तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है, नहीं तो गलत हो सकता है। नीचे से दूसरे नंबर पे है लोन का ब्याज, तीसरे नंबर पे
तो मन के लोन का ब्याज ही है, क्योंकि उसके अलावा तो हमने कोई लोन लिया नहीं है। तो ये आपको खुद समझना होगा, लोन का ब्याज 400 नहीं तो अगर आप यहाँ 600 लिख देंगे और यहाँ एंट्री कर देंगे और बाद में जब ब्याज आएगा तब आपको याद आएगा। तो उससे पहले कि हमने पूरा सवाल पढ़ा है तो उसका फ़ायदा यही है कि हमें याद रखना चाहिए, और मैंने उस समय आपको याद भी दिलवाया था। तो 600 में से हमने 400 चुकाया है, तो चुकाना बाकी कितना कहलाएगा 200, और 200 की दूसरी एंट्री इसमें हम जोड़ सकते हैं। अगर हमने बाई चांस बाहर अगर लिख दिया तो इसको भी हम अलग से बाहर लिख सकते हैं। तो कैसे हुआ, तो 600 कुल ब्याज हुआ, 600 में से नीचे आप जाके देखोगे तो 400 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके तलपट में, 200 चुकाना बाकी यहाँ जोड़ देंगे, और चुकाना बाकी है तो कहाँ लिखेंगे, पूंजी दायित्व में। मन के लोन के बाद कस्टम ड्यूटी, ये भी व्यापार खाते का ही खर्च है, रेलवे नोट जैसा ही खर्च है ये भी। कस्टम ड्यूटी कितना है, कस्टम ड्यूटी जहाज़ों से जब माल आता है तो ये ड्यूटी चुकानी पड़ती है 1300। कस्टम ड्यूटी के बाद माल स्टॉक लिखा है 14 लिखा हुआ है, मतलब कौन सा स्टॉक माना जाएगा, प्रारंभिक स्टॉक कितना 42,000, तो व्यापार खाते के ऊपर सबसे ऊपर प्रारंभिक स्टॉक 42,000। उसके बाद माल स्टॉक के बाद व्यापार खर्च, नाम है व्यापार खर्च लेकिन आता कहाँ पे है, लाभ हानि खाते में। कितना है 1300। अदत्त मजदूरी और मजदूरी, तो अदत्त मजदूरी का मतलब होता है चुकाना बाकी मजदूरी, सकल तलपट में दिया है तो एक ही असर होगी, और पूंजी दायित्व में उसका असर होगा जमा बाकी वाला। अदत्त मजदूरी कितना है 2600। उसके बाद मजदूरी, मजदूरी कितना है तो 750, उसकी असर कहाँ पे होगी तो आपको अच्छे से मालूम है, व्यापार खाते के उधार में मजदूरी 750। मजदूरी के बाद पूर्वदत्त कमीशन, उधार में दिया है कि जमा में, ऐसा भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उधार में दिया होगा तो वो अग्रिम चुकाया कमीशन कहलाएगा, और जमा में दिया होगा तो अग्रिम प्राप्त कमीशन कहलाएगा। तो उधार में दिया हुआ है 350, तो वो अग्रिम प्राप्त कमीशन कहलाएगा, और अग्रिम प्राप्त है तो कहाँ पे आएगा, पूंजी दायित्व में, पूर्वदत्त कमीशन 350। उसके बाद बैंक खाता और रोकड़ खाता, रोकड़ जो उधार बाकी वाला कहलाएगा, और रोकड़ वो संपत्ति लेना में कितना है तो उधार वाला 20,700, रोकड़ से कहलाएगा वो, और जो जमा वाला है वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। कितना दिया हुआ है 3,000। उस पर समायोजन है एक, कौन सा समायोजन है उस पर, तो उस पर चौथा समायोजन है कि 10% ब्याज चुकाना बाकी है, तो प्लस चुकाना बाकी ब्याज 10% करेंगे तो 10 कम यानी 300, यहाँ पे जोड़ देंगे तो 3,300। तुरंत बिना भूले दूसरी असर लाभ हानि खाते के उधार में आपके लिए खर्च है, चुकाना बाकी बीओडी का ब्याज 300। उसके बाद लोन पर ब्याज के बाद 8% की सरकारी प्रतिभूति में विनियोग, तो सरकारी प्रतिभूति हो या किसी में भी विनियोग हो तो कहाँ पे आएगा, संपत्ति लेना में। अब जगह नहीं है इसलिए सिर्फ विनियोग लिख रहा हूँ। कितना दिया हुआ है विनियोग, तो आप विनियोग देख सकते हैं 30,000। कितना परसेंट का है तो 8% का। तो जब हम लोन पर ब्याज गिनते हैं परसेंट दिया होता है, तो उसी तरह से जब हमने कोई विनियोग किया है और उस पर भी परसेंट दिया तो उस पर भी ब्याज हमें क्या होगा, मिलेगा। तो प्लस मिलना बाकी ब्याज, तो 8% करेंगे 30,000 का 8%, तो कितना होगा 3 × 24 2400, दोनों को जोड़ देंगे तो 32,400। और मिलना बाकी है तो हमारे लिए क्या है, फ़ायदा है, लाभ है। तो लाभ हानि खाते के जमा में मिलना बाकी विनियोग का ब्याज 2400। उसके बाद चालू खाता मन और मोहन का, तो मन का उधार में दिया हुआ है और मोहन का जमा में दिया है, तो जिसका उधार में दिया उसका उधार में लिखेंगे 8,000, इसका डैश, और इसका जमा में दिया तो जमा में लिखेंगे कितना दिया हुआ है 12,000, तो 12,000। अब समायोजन चेक कर लेंगे, समायोजन में कोई समायोजन बाकी है तो रोज की तरह अंतिम स्टॉक बाकी है। अंतिम स्टॉक कितना लेना है हमें, तो 80,000 कहाँ पे आएगा, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, व्यापार खाते के जमा में अंतिम स्टॉक 80,000 और संपत्ति लेना में अंतिम स्टॉक 80,000। अब हम खाते को बंद करेंगे, तो मेरे पास सॉल्यूशन है, तो मैं सॉल्यूशन में से खाते को बंद कर देता हूं। तो सबसे पहले व्यापार खाता, व्यापार खाते का योग करेंगे तो जमा का ही याद आएगा 1,82,000, 1,82,000
सकल लाभ क्वेश्चन मार्क 71,500। अब ये सकल लाभ हम लोग यहाँ लिखेंगे 71,500। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बहुत बार आपसे छूट जाएगा क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो इस बार एक बार ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये डूबोत्तीर्ण तलपट और डूबोत्तीर्ण अनामत तलपट आया ही नहीं, इसलिए डैश करना है। और कई बार क्या होता है, कितने लोगों का करना रह जाता है, बाहर ही एंट्री नहीं रहती और ये बाद में ढूंढने से भी नहीं मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नहीं आया था तो इसको बाहर भी ले जाना था 5650। अब लाभ हानि खाते के जमा का योग करेंगे तो लाभ हानि खाते के जमा पक्ष का जब आप योग करेंगे तो आएगा 74,700। कैसे, तो ये रहा 71,500 और 2400 73। तो इस तरह से लाभ हानि खाते के जमा में मिलना 71,500 और 2400। सॉरी, जमा का टोटल ज़्यादा नहीं आ रहा है, उधार का योग ज़्यादा आ रहा है 74,700, क्योंकि जमा का तो आप देखेंगे तो 71 और 2 73,900 ही हो रहा है। उधार पक्ष का योग ज़्यादा आ रहा है। ऐसा होता आप एक बार अच्छी तरह से चेक करिएगा। 7,850, 19,000, 25,000, 15,000, 25 और 15 40 और 19 59,000 तो यही हो गया। 59 और 7 66,850 और 5650, 600, 1300 और 300। तो उधार पक्ष का योग ज़्यादा आ रहा है 74,700 उधार का ज़्यादा आ रहा है, इसलिए जमा पक्ष में शुद्ध हानि या इसी को आप कह सकते हैं वितरण पात्र हानि, जो हम साझेदारों के चालू खाते ले जाएंगे। साझेदार कौन है, मन और मोहन, जिसको हमने M1 और M2 नाम दिया है। तो 74,700 में से आप 71,500 और 2400 घटाएंगे तो आपका जवाब आएगा 800। उनका लाभ हानि का अनुपात क्या था, तो समान अनुपात में बांटेंगे तो 400 और 400। अब यहाँ पे जमा में आया तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, उधार में लिखेंगे वितरण पात्र हानि, पहले वाले का 400 और दूसरे वाले का भी 400। अब योग कर देंगे, जिसका जमा का ज़्यादा आएगा उसका जमा में लिखेंगे। तो M2 का जमा का योग ज़्यादा है 12,000, तो उसका हम जमा में योग टोटल कर दिए, उसी टोटल को हमने उधार में लिखा और उधार पक्ष में उसका शेष ले गए, डिफरेंस से हमें मिलेगा। तो 12,000 में से आपको 4500 और 400 यानी 4900 माइनस करेंगे तो 7100 आएगा। अब इसका उधार में आया तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, जमा में चालू खाता M2 7100 और M1 का उधार का ज़्यादा आएगा 8 और 3 11,400 11,400। तो उसका शेष आगे ले गए, जो डिफरेंस है वो जमा साइड पे आएगा, वही सेम 11,400। अब यहाँ जमा में आया तो यहाँ पे हम कहाँ लिखेंगे, उधार में चालू खाता M1 11,400। अब हम पक्की तलपट बंद करेंगे। पक्की तलपट बंद करेंगे तो पक्की तलपट का जो योग है वो 5,58,200 5,58,200। तो इस तरह से इस सवाल में 2 या 3 समाजन ऐसे थे जो महत्वपूर्ण थे। एक तो देनदार वाला, दूसरा मन के लोन का ब्याज। ये 2 समाजन काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इसको अच्छी तरह से आप पढ़िएगा तो आपको आ जाएगा। थैंक यू सो मच।